नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड किस्सा कुर्सी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। यूपी की 10 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। दोपहर 3 बजे तक कुल 46.78% वोटिंग हुई है। संभल में 3 बजे तक 52.24% वोटिंग हुई है। हाथरस में 3 बजे तक 44.6% मतदान हुआ है। आगरा में 3 बजे तक 43.63% मतदान हुआ। वहीं फतेहपुर सीकरी की बात करें तो फतेहपुर सीकरी में 46.18% वोटिंग हुई है। मैनपुरी में 3 बजे तक 46.74% मतदान हुआ। एटा में 3 बजे तक 50% वोटिंग हुई है। बदायूं में 3 बजे तक 45.44% मतदान हुआ है। वहीं आंवला की अगर बात करें तो 3 बजे तक 46.75% मतदान हुआ है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त ये आप देख पा रहे हैं। तो फतेहपुर सीकरी से हमारे सहयोगी ने बीजेपी प्रत्याशी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज लोकतंत्र का महापर्व है और ये पर्व हर व्यक्ति को उत्सव के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र सेवा के लिए है। हमारे साथ मौजूद है फतेहपुर सीकरी से सिटिंग सांसद राजकुमार चाहर जी हैं और बात करना चाहेंगे आपसे। इतने दिन की मेहनत पूरे परिवार के साथ, आपके साथ साथ परिवार ने भी चुनाव लड़ा है, चाहे वो बहू हो, बेटियां हो, बच्चे हो, सभी आपके साथ थे। जनता का प्यार आपको मिला है। जो थोड़ी नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं दूर देखने को मिली है। आज परिवार आपके साथ खड़ा है, कितना आश्वस्त है? देखिए, मैं यही कहूँगा, ये बात मेरे परिवार की नहीं है, ये चुनाव जनता ने लड़ा है। आम जनमानस श्री नरेंद्र मोदी जी यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। उसके लिए लोगों में उत्साह है। मेरे प्रति नाराजगी परिवार के लोग, जो मुखिया परिवार के चाचा, ताऊ, चाची, मौसी, सब इस बात को लेकर भाई राजकुमार उनके बीच में हर समय रहे। जिम्मेदारियों को उनको जब बताया है, वो समझे हैं सारी बात को। और राजकुमार ने ये कहा भी है कि भाई अब के मैं कम रहा हूँ, अब ज्यादा से ज्यादा समय भी आपके बीच में बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा काम भी करूंगा, विकास के और लेके आऊंगा। आपने ये भी कहा है कि मैं राजनाथ सिंह के सामने ये साक्षी मानकर कहता हूँ कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी जाए अगर मैं अपने क्षेत्र में नहीं आऊंगा तो आपने तो एक त्याग ही कर दिया कि बड़ी जिम्मेदारी लेने तभी लूंगा जब अपने क्षेत्र को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। दो बातें हैं। जनता का जो विकास है, जो आज तक कभी किसी को अधिकार नहीं मिले हैं, वो मिले हैं, वो मोदी जी देने का काम कर रहे हैं। जिम्मेदारियां संगठन देता है, तो मैं एक कार्यकर्ता हूं। राजकुमार चाहर को जो भी जिम्मेदारी आज तक संगठन ने दी है उसने निभाई है। आगे जो भी संगठन एक कार्यकर्ता के नाते जो दायित्व जिम्मेदारी देगा वो भी निभानी है। जनता का दायित्व, जनता की जिम्मेदारी भी निभानी है, क्षेत्र का भी विकास करना है और लोगों के बीच में भी रहना है। लेकिन अब अगली आवाज आपकी यही। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। चलिए, आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे राजकुमार चाहर जी, जिन्होंने अब बहा को जिला बनाने के लिए एक आवाज उठाई है। इस संसद में जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले उनकी यही मुद्दा होगा, संसद में बैठ के इसी को आवाज उठाएंगे, क्योंकि बहा को जिला बनाना अति आवश्यक हो जाता है। पॉपुलेशन ज्यादा है और वहाँ पे एक उद्योग का भी काम करना चाहते हैं, जैसे वहाँ फैक्ट्री वगैरह है। जो युवा है उनके लिए रोजगार का भी केंद्र बनाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज। चलिए, आप बरेली से आपको हमारे सहयोगी आशीष गुप्ता की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकतंत्र के महापर्व के तीसरे चरण में आज दोपहर के 2 बज चुके हैं। लगभग 2:30 बजे का समय है ये, और आप देख सकते हैं कि बरेली के मौलाना आजाद इंटर कॉलेज के इस बूथ पर अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। मुस्लिम बाहुल्य बूथ है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर जो ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि ये मुस्लिम बूथ है और यहाँ पर लगातार जो लोग आ रहे हैं उनका कहना ये है कि हमने जो है वोट मोदी जी को दिया है। और कुछ मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर अपना वोट कास्ट करके आ रही हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो देखिए, इस पूरे चुनाव के बीच में तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई थी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम जो है समाजवादी पार्टी को वोट ना करें, नोटा दबाएं। उनकी अपील हुई थी। उसका तौकीर रजा की अपील भी आई थी कि मुस्लिम जो है इस बार गठबंधन को वोट ना दें, नोटा को दें। और बहुत दिलचस्प बात यह है इस बार कि बरेली के रण में इस बार कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। आमने सामने की सीधी टक्कर जो है वो गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन से है और छत्रपाल गंगवार जो भारतीय जनता पार्टी से हैं उनसे है। आपका क्या नाम है? किन किन मुद्दों पर वोट करने आप आए हैं? ये सारे रोजगार हम लोगों को मिलना चाहिए। बच्चों को नए जो जनरेशन आई है तो उसको कुछ तो वो मिलना चाहिए। पढ़ रहे हैं तो उसके लिए जब माँ बाप के पास ही कुछ नहीं होगा तो पढ़ाएंगे कैसे अपने बच्चों को, या उनके कोई भी ज़रूरत का काम कैसे कराएंगे। तो इस बार ये बताइए, यहाँ पर जो है किस मुद्दों पर वोट हो रहा है? किस मुद्दों पे क्या, मतलब काम पे ही वोट होगा। मतलब इस बार तो
ये है कि आपके काम कुछ हो ही कब रहा है। अच्छा ये बताइए मुझे, इस बार जो है कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है मैदान में, तो जो आपका समाज है वो कैसे तय कर पा रहा है? हमारा समाज ये तय कर रहा है कि मतलब जो भी मतलब होए वो सबको लेके चले एक साथ, हिंदू मुस्लिम जो हो रही है वो राजनीति ना होए। आजकल वोट जो है हिंदू मुसलमान सब राजनीति उसी पे चल रही है, हिंदू मुसलमान पे ही वोट पड़ रहा है। ये सब देखता हुए ही वोट डाला जा रहा है कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो सबको एक साथ लेके चले। जी ठीक है, तो देखिए इस बार जो है मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बरेली के जो लोकसभा चुनाव का रण है उसमें कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम मन है उनका जो उनका निश्चय है वो एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि वो गठबंधन के प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं। उनका कहना है कि पेपर लीक और अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है, उसको जो सोल्यूशन देगा या जो भी कोई व्यक्ति हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को दूर करेगा, इस बार वो उसको वोट करने वाले हैं। बरेली से शुभम ठाकुर के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज। लोकतंत्र के तो लगातार सुबह से ही मतदान जारी है, सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। ऋचा राजपूत बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है, और आस्था तिवारी कांग्रेस की प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आस्था जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि इस बार बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, लेकिन कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं कर रही। कांग्रेस सिर्फ चुनाव लड़ रही है, आप क्या कहेंगे? और सुबह से अब तक जो मतदान हुआ है उसको लेकर अगर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहती हैं तो आप पहले दीजिए। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, सबसे पहली बात की बीजेपी बात कर रही है अब की बार 400 पार, पहले बताया कि वो किन 400 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। ठीक। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के विकास की जो पोल है मैं वो आपके सामने खोलना चाहती हूँ। ठीक है कि मोदी जी क्या कहते थे कि बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार मिलने वाले हैं। कहाँ था वो रोजगार? ठीक। और वो बात करते थे कि मतलब उनके तो नेता ये भी कहते थे कि पकौड़े की दुकान लगा ले, पकौड़ा तले। ठीक है, तो क्या पकौड़े तलना रोजगार है? खैर ये तो फिर भी एक बात थोड़ी पुरानी हो गई जो थोड़ा पहले भाषण दिया था इनके नेताओं ने, है ना। मैं ये कहना चाहती हूँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छा, वो एक मैं आगे आप बोले, एक छोटा सा मैं कमेंट ये चाहता हूँ। ठीक है, आगे आप कंप्लीट करें। ठीक है, आगे आप कंप्लीट करें। मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ, आप रोजगार की बात करें, नौकरी और रोजगार में आप थोड़ा अंतर समझाएंगे क्या? देखिए, रोजगार और नौकरी में अंतर यही है कि नौकरी जो सरकारी जो देने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। कहाँ मिली 2 करोड़ नौकरियां? ठीक है, रोजगार एक आदमी का अपना खुद का भी हो सकता है। ठीक, रोजगार और नौकरी में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट एक छोटी माइन्यूट सी लाइन है। और यहाँ पे रोजगार और नौकरी डिस्कस करने की बात नहीं है, यहाँ ये डिस्कस करने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी आप ऐसा बोल रही हैं। ठीक है, मैं आगे जाऊं। अच्छा, जो लोग, अच्छा एक बात, ठीक है आस्था जी, ठीक है, जो जिनका परिवार पकौड़ा तलने से चल रहा है, जिनका परिवार पूरा उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, कई लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पकौड़े वाले, मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा, मैं उनकी आप लोग ऐसे बोलते हैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगा, हम लोग इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करा देते हैं। कोई भी उद्देश्य ऐसे किसी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है जो पकौड़ा बना करके अपना रोजगार चला रहा है, अपना पेट पाल रहा है। मगर इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है? इसमें भारतीय जनता पार्टी का यही योगदान है कि 83% युवा इस देश का आज बिना नौकरी के बैठा हुआ है, 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का मैं यही कहती हूँ कि यही योगदान है कि उनको सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है। पेपर लीक होते हैं उत्तर प्रदेश में, जिन सीटों पर आप कहते हैं कि आप आवेदन करिए, चलिए ठीक है, एक छोटा सा प्रतिक्रिया दीजिए, फिर इसके बाद जब मैं ऋचा जी के पास जाऊंगा। मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, क्या वजह मान रही है? क्यों मतदाता अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं? देखिए, मतदान प्रतिशत को लेकर के मैं भी आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहूंगी जनता से कि क्योंकि ये लड़ाई संविधान को बचाने की, देश को बचाने की है, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकल करके आना चाहिए। ठीक है, और जिस हिसाब से ये कम है, मुझे लगता है कि थोड़ा तो वेदर का भी इसमें एक असर होता है, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान है जनता, और ये लोग वोट करने वही लोग जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जो उनको उनके अगेंस्ट वोट करना चाहते हैं। ठीक है ऋचा जी, देखिए ये कह रही हैं आस्था जी कि संविधान को बचाने का ये लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, मतदान चल रहा है, संविधान खतरे में है क्या?
अनम्यूट कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पैनल में शामिल करने के लिए। ये तो आस्था जी को बताना चाहिए कि कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते कि 103 बार से ज्यादा संविधान बदलने वाली पार्टी का जो इतिहास था वो किस तरीके से संविधान की रक्षा की बात करती है। आपको पता है कांग्रेस का मैनिफेस्टो, चुनाव अच्छा चल रहा था, सारे इंडिया अलायंस अलग लड़ रहा था, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही थी। इन्होंने बीच में एक सबूकता फोड़ दिया अपना मैनिफेस्टो लाके, क्योंकि इनको ये पता था कि अब चुनाव में हम हारने वाले, और बहुत बुरी तरीके से। मतलब 400 पार हमने ऐसे हवा में नारा नहीं दिया, क्योंकि हम लोग जमीन पे काम करते हैं, तो हमें जनता का मन, हवा और सब पता है। इन्होंने मैनिफेस्टो लेके आए और उन्होंने सीधा मैनिफेस्टो को 80-20 में डिवाइड कर दिया। मतलब मतलब इतना खुल के तो मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को बोला होगा। इतना खुला था कि आके हमारे प्रधानमंत्री जी को उसके बीच में फ्रंट पे एक कहते नहीं एक स्टैंड लेना पड़ा आके कि कांग्रेस इस मैनिफेस्टो को बोल रही है, आप इस मैनिफेस्टो को समझो। अब संविधान की बात करती है, उस मैनिफेस्टो में साफ साफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात प्रधानमंत्री उनके भी हैं, तो हमारे क्या, हम सबके ये अगर माने तो ये उनकी बात सुनती। अब मैं इनको बताना चाहती हूँ कि 1953 में इस तरीके का एक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नाम का टैक्स आ चुका है, जिसमें कभी भी कोई पिता की संपत्ति यदि पुत्र के पास जाती है तो उसके बीच में सरकार एक टैक्स लिया करती थी। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई तो राजीव गांधी जी ने क्या सोच के इसको हटा दिया? आप मुझे बताइए कि क्या शाहबानों का मुद्दा हो तो भी एक जाति विशेष को खुश, एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए संविधान बदल देंगे? जो कि इस माहौल को खराब करना चाहते हैं, जो संविधान की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, चुनाव आयोग के आदेश को हवा में उड़ा के उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। चुनाव आयोग चाहता है करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर करके मतदान का प्रतिशत ज्यादा बढ़े, लेकिन यहाँ के सीओ संबल उन्होंने बिल्कुल इंतहा कर दिया, आखिर कर दिया, बिल्कुल बदतमीजी की आखिर कर दिया। सारे वोट जो हम वोटर्स हैं हमारे अपने पोलिंग बूथ के एजेंटों के बस्ते छीन के ले गए। उसके अलावा बीएलओ किसका आदमी है? मेरा ये किसी समाजवादी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का नहीं है। बीएलओ है चुनाव आयोग का आदमी, डीएम एसडीएम का आदमी। उनको उन बीएलओ के बस्तों के लिस्टों को छीन लिया। ऐसे मेरे मोबाइल में 20 लोगों का कैद है जिन बीएलओ से मैंने पूछा है कि उनके बस्तों को लिस्टों को छीन करके ले गए। क्यों छीन के ले गए भाई? तुम मतलब चुनाव आयोग से भी ऊपर हो गए, देश में सबसे ऊपर संविधान से ऊपर तुम हो गए। जैसे तुम चाहो होगा, यहाँ संविधान है, संविधान होना चाहिए। मैंने शिकायत दर्ज करा दी है चुनाव आयोग में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के माध्यम से, और मैं ये गुजारिश करता हूँ चुनाव आयोग से कि तुरंत इन अधिकारियों को यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए, नहीं तो चुनाव हमारा प्रभावित हो रहा है, मतदान कम हो रहा है और हमारे उसमें निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं रह जाती। इसलिए ऐसे अधिकारी के खिलाफ तुरंत एक्शन हो और कार्रवाई होनी चाहिए। आपके साथ नोकझोंक कर रहे हैं और तमाम देखिए ऐसा है, मेरे समर्थकों के साथ में पुलिसकर्मी मारपीट करना चाहते थे। मैंने कहा कि अगर तुम उनको वोट डालने से रोकने के लिए मारपीट करोगे तो मैं बीच में खड़ा हूंगा, पहले मेरे ऊपर डंडा उठाओ, अगर आपके बारे हिम्मत है तो मैं धरने पे बैठूंगा। मेरे आदमियों को जबरदस्ती पकड़ोगे तो पहले मुझे पकड़ो। क्यों पकड़ लो भाई? आदमी वोट डालने आ रहा है तो उसको आप पकड़ोगे, बंद करोगे? आदमी वोट डालना चाहता है उसके ऊपर डंडा चलाओगे? चुनाव तो फिर क्यों चुनाव करा रहे हो? मत कराओ। जनता के अधिकारी जनता के नौकर होते हैं, आप जनता के ऊपर दुरुपयोग कर रहे हो, दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हो विदाउट एनी रीजन, अपने मत का वो प्रयोग करना चाहते हैं। मेरे साथ हाथापाई तो नहीं हुई, लेकिन मेरे लोगों को ये मारपीट करना चाहते थे, तो मैं बीच में आकर के मैंने वो करा कि मैं अपने लोगों के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। और जितना ये ज्यादती करेंगे, जितना ये अत्याचार करेंगे, जितना हमारे वोटों को रोकना चाहेंगे, उतने ज्यादा जज्बे से हमारे लोग वोट डालेंगे। और इंशाल्लाह देखना आने वाली 4 जून को हमारी सीट ऐतिहासिक वोटों की जी बिल्कुल कर रहा हूँ, लगातार कर। तो संभल में ये नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद पुलिस पर कई सारे आरोप लगाए गए। इसके बाद चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से कराने की जो चुनाव आयोग की मंशा है उसको लेकर भी आप सुन रहे थे कि सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ये निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है, कई तरीके के सवाल खड़े किए गए। हमारे साथ एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। ऋचा जी, आप अपनी बात रखिए, आपकी बात बीच में कंप्लीट नहीं हो पाई थी। जी, तो मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कर रही थी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री जी ने और पूरे इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री जी ने कभी किसी मंच से ये नहीं कहा कि हम लोकतंत्र को बदल देंगे। तो ये किस तरीके का आप झूठा नैरेटिव सेट करते हैं? जो खुद लोकतंत्र की हत्या करते आए अपने फायदे के लिए, एक समुदाय को प्रसन्न करने के फायदे के लिए, वो इस तरीके का झूठ फैलाए तो अच्छा नहीं लगता। दूसरा क्या है कि जिस तरीके से इनकी पार्टी में एक धक्का मुक्की और कहते नहीं
वो एक दूसरे को बदलने वाला जो सीटों का कंपटीशन चल रहा है। पहले प्रियंका गांधी जी आके कहती कि मेरा भाई अमेठी से जीत रहा है, आपने तो नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूँ। क्या प्रियंका गांधी जी ये भी डिजर्व नहीं करती कि किसी सीट से लड़ नहीं सकती थी? देखिए, बात अगर आस्था जी ने बोला कि आपकी पार्टी ने विकास क्या किया, आपकी पार्टी ने रोजगार क्या किया, आस्था जी पता है कभी भी 2014 से पहले किसी ने स्टार्टअप का नाम भारत में नहीं सुना था। जिस उत्तर प्रदेश में मैं रहती हूँ ना, इसको बीमारू राज्य कहा जाता था। जिन सीटों पे चुनाव होने वाला है ना, एटा, इटावा, मैनपुरी, इसके नाम के आधार कार्ड के लड़कों को कभी भी नोएडा दिल्ली में नौकरी नहीं मिलती थी। कुछ ऐसी जगह थी जहां पर लोग शाम को अपना सौदा बेचकर जेब में पैसा रख के नहीं ला सकते थे, क्योंकि वहां पर हमेशा लूट होती थी। लोग ये कहते थे कि गाड़ी रोकना नहीं, भले ही एक्सीडेंट हो जाए, नहीं तो तुम लूट लिए जाओगे। ये सारा वो गढ़ था जिन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया था, एटा, इटावा, मैनपुरी। लेकिन जिस तरीके से योगी जी ने सुशासन के एक बयार को दौड़ाया है, जिस तरीके से हमारा लॉ एंड ऑर्डर आया है, तो अब जनता जानती है कि वो फसल बेच के जाएगी भी तो भी पैसा उसके बैंक में है। क्योंकि सबसे अच्छी जो नीति मोदी जी लेके आए थे, उन्होंने किसी भी गरीब को सीधे बैंक खाते से जोड़ा था। आप कभी भी इसका क्रेडिट आप खुद के प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहते हैं। प्रतिदिन 37 किलोमीटर सड़क बन रही है, तो आस्था जी इसको कौन बनाता होगा? आज जिस जोमेटो से हम ऑर्डर करते हैं, क्या ये स्टार्टअप नहीं है? कोई भी चीज अगर आप देखते हैं, आपको पता है भारत में 100 से ज्यादा कंपनियां यूनिकॉर्न है भारत की। तो यूनिकॉर्न कंपनी तब होती है जिसका 1 अरब से ज्यादा एक लेवल बन जाता है। आपको इस चीज पे कभी भी गर्व नहीं होता। आप बेरोजगारी की बात करती है, 70 साल आप लोगों ने पूर्ण समर्थन के साथ सरकार चलाई। राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, आपके सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी खुद कितनी बार बोले गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आपने गरीबी को हटाने के लिए क्या किया? राजीव गांधी जी कहते थे मैं 1 रुपए बेचता हूँ, 15 पैसे पहुंचता है। आपने कभी ये सोचा कि ये 1 रुपए का 1 रुपए कैसे आएगा? ये तो जनधन योजना से आया ना। एक महिला जब गांव की खाना बनाती है, उसकी आंखों में आंसू आता है, उसकी चिंता किसने करी? मोदी जी ने की ना। स्वच्छ भारत मिशन कितनी छोटी सी बात है, अगर आप गौर करें इस बात का कि यदि कोई व्यक्ति, महिला शौच के लिए बाहर जाती है, अगर कोई दिन में खाना खाता है तो एक जगह होती है जहां वो शौच के लिए जाता है। कभी आपने सोचा कि आप लोगों को रोकना चाहूंगा, चर्चा को मैं बढ़ाऊंगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त, आपको बता दें ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी जानकारी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जनता से अपील की है, बड़ी जानकारी इस वक्त ये, सावधान और सतर्क रहें, अखिलेश यादव ने कहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपको बता दें कि वोटिंग खत्म होने तक चौकन्ना रहें, अखिलेश यादव ने यह कहा है। तो बड़ी जानकारी, अखिलेश यादव ने जनता से अपील की है कि सावधान रहें और चौकन्ना रहें, वोट खत्म होने तक सावधान और चौकन्ना रहने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ईवीएम को लेकर जो सवाल उठते हैं, अखिलेश यादव उसकी बात कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी असामाजिक तत्व जो घूमते रहते हैं उनसे सावधान रहने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के क्या मायने हैं? सवाल कई हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे इर्द गिर्द घूमने लगते हैं चुनाव होने के लिए, क्योंकि मतदान को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। फर्जी वोट डाले जाते हैं, मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है, अपने पाले में वोट कराने की कोशिश की जाती है। क्या अखिलेश यादव का जो इंडिकेशन है, अखिलेश यादव उस तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं? अखिलेश यादव क्या ईवीएम को लेकर भी बहुत सारे विपक्ष सवाल उठाता रहता है कि ईवीएम को लेकर छेड़छाड़ होता है, क्या उस तरफ इस ट्वीट के मायने तो नहीं है? लेकिन अभी इसके मायने क्या है अखिलेश यादव बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है हमारे साथ, चलिए अखिलेश यादव का ये ट्वीट है, और अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वो आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने सावधान रहने की बात कही है, समर्थकों से अपील की है कि चौकन्ना रहने की बात कही है। हो सकता है कि अखिलेश यादव के मन में किसी प्रकार का संशय हो। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, चलिए इसी से जुड़े हुए सवाल हम आपसे ले लेते हैं। देखिए अखिलेश यादव का ये जो ट्वीट है आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हैं और इसी से रिलेटेड हम सवाल ले लेते हैं। आस्था जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके उन्होंने कहा कि सावधान रहने की जरूरत है, चौकन्ना रहने की जरूरत है। डर किस बात की है? देखिए, डर किसी बात की नहीं है, मगर ये हमें समझना जरूर पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से धांधली करती है चुनावों में, जिस तरीके से कई सारी जगहों के सामने आए किससे कि जहां पर वोट डाल रहे थे किसी और पार्टी को और वोट जा रहा था भारतीय जनता पार्टी को, तो उसकी तो पर्चियां लोगों ने निकल के सामने आई और उन्होंने कंप्लेन भी करी इस बात की, और वहां पर चुनाव उस बूथ पर रद्द भी कराया गया।
और कई सारे चुनाव कर्मी को बर्खास्त भी किया गया है अलग अलग जिलों में। तो संभलने की यहाँ पर जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़ी है। हमारी लड़ाई ये छोटी छोटी चीजों की नहीं है कि भाई आप जो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, मगर लड़ाई बड़ी है। लड़ाई इसलिए बड़ी है क्योंकि संविधान को बचाना है। और क्यों मैं संविधान को बचाने की बात कर रही हूँ, ये कह रही थी कि मतलब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 80-20 कर दिया। अरे भाई आप थोड़ा मुझे आपके जिस तरह के आप दिख रहे हो, मतलब कमेंट नहीं करना चाहिए, बट आप पढ़े लिखे दिख रहे हो। आप पढ़े, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि आप एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसमें किन शब्दों का जिक्र हुआ है और किन शब्दों का जिक्र नहीं हुआ है। मैं आपको बताती हूँ कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किसी भी जगह पर मुस्लिम टर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप 80-20 करते हैं, आपको खुल करके बोलना चाहिए। आप 20 किसे कह रहे हो, आप 80 किसे कह रहे हो, ठीक है। एक भी जगह पर किसी भी जाति का, किसी भी धर्म की बात नहीं की गई है, ठीक। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रोजगार की बात 36 बार हुई। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आरक्षण की बात 6 बार हुई। महंगाई की बात हम 3 बार कर रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में पता है सबसे ज्यादा क्या चीज है? नहीं आस्था जी, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। आस्था तिवारी, एक मिनट, आप मुझे कह रही हैं, एक मिनट आस्था जी, आप मुझे कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा लग रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा लग नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। पार्टी के प्रवक्ता, मैं आपको नहीं कह रही थी, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से कह रही थी कि जिस तरह की आपकी अपीयरेंस है, आप मुझे शिक्षित दिखाई देते हैं, ठीक है। और आप प्लीज इसको कोई भी इसे ऑफेंस के तौर पर मत ले। मगर मेरा ये कहना है कि आप क्योंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी शिक्षा हुई होगी, आप प्लीज मैनिफेस्टो को पढ़िए और आप फिर उसमें बात करिए। मैं तो बता रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है, किन किन वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में किन किन वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। तो बताना चाहिए कि आप किस बेसिस पर आखिर इस तरह की झूठी बातें फैला रहे हैं कि हम 80-20 की बात कर रहे हैं। हम 80-20 की बात नहीं कर रहे हैं, हम भागीदारी की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक सवाल आस्था, बहुत सिंपल सवाल। भारतीय जनता पार्टी ने एक टारगेट रखा, उस टारगेट को अचीव करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करे, क्या गलत है? कांग्रेस को किसी ने मना किया था क्या? आप टारगेट मत रखिए, टारगेट रख के उसको अचीव कर। आप भी पढ़ी होंगे, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे, तो आपने टारगेट रखा भैया हमको फिजिक्स में इतना नंबर लाना है, मैथ में इतना लाना है, उस अकॉर्डिंग हमने पढ़ाई की बात करी, इसलिए तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करूंगी, फिर मैं पढ़ूंगी। यही होता है ना परीक्षा पास करने के लिए, कि हमने बस आंख बंद कर लिया 400 नंबर, 100 में से 100 नंबर लाना है, हमने कोई तैयारी नहीं की, या ठीक है कोई भी नंबर आ जाए फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा है क्या कांग्रेस के साथ? टारगेट नहीं आपने फिक्स किया, मना किसी ने किया था बीजेपी ने? देखिए, हम अपना जो टारगेट फिक्स करते हैं ना, मोदी जी की तरीके से जुमलेबाजी करके उसको बस नारा नहीं बनाते हैं। हम जिस टारगेट को फिक्स करके चलते हैं, हम उस चीज को करते हैं, और हमारे वादे होते हैं, मोदी जी के वादे जुमले होते हैं। अच्छा, ठीक है। इसीलिए कि जब कर्नाटक में हमारी सरकार बनती है, तो वहां पे हम जो वादे करते हैं उसको पूरा करते हैं। इसका जवाब तो ठीक है, ऋचा जी आप दीजिए। इनके वादे आपके वादे जुमले, हम जुमले देखिए नहीं करते हैं। पहले पता क्या होता है कि समस्या क्या है, इनको आप सपा के भी पक्ष का डिफेंस करना पड़ रहा है। वैसे आपने पूछा सपा का पक्ष था, पर इन्होंने बोल दिया कांग्रेस का पक्ष, पर मैं ये दोनों का इंडिया अलायंस का पक्ष बताती हूँ। कह रहे हैं कि मेरे मैनिफेस्टो में कहीं भी जिक्र नहीं है। अरे मैडम एक बात बताइए, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्रियंका जी चिल्ला के कह रही है, तो आप बताइए ना कि पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन रखने वाली, मुझे बोलने दीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, मुझे जवाब दे दीजिएगा ताकि मेरी जानकारी। ठीक है। तो जिस तरीके से आपने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे जमीन आती है वक्फ बोर्ड के बाद। क्या आपने एक बार भी अपने मैनिफेस्टो में ये जिक्र किया कि हम वक्फ बोर्ड का भी एक्सरे करवाएंगे? आपने क्या बात करी? आपने अच्छा हुआ तमिलनाडु कर्नाटक का जिक्र किया। आपकी जहां सरकार बन चुकी, पता है आपने वहां क्या किया? वहां आपने किस तरीके से ओबीसी का आरक्षण खाया, मैं उसका उदाहरण देती हूँ। तमिलनाडु में आपके नहीं आ रही है, तमिलनाडु में ओबीसी का कुल आरक्षण 32% है, ठीक है। तो कांग्रेस की जहां सरकार पूर्ण बहुमत में, उन्होंने मुसलमानों की 37 जातियों को ओबीसी में बदला पहले, फिर उसके बाद कुल 32% का 23% मुसलमानों को आरक्षण दे दिया। ये तो आपने किया है ना, इसको तो हाँ बोलेंगी ना। तो इसमें तो आपने ओबीसी का आरक्षण खाया। यही काम आपने कर्नाटक में किया, आपने कुल आरक्षण का 7% पूरा मुसलमानों को दे दिया। जहां भी सरकार है वो भी तो एग्जाम्पल के तौर पे नैरेटिव सेट होता है ना। जैसे उत्तर प्रदेश एक समय पे बहुत पिछला राज्य माना जाता था, मैं सच में ये बात बोल रही हूँ, लेकिन आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आने वाला है। और आप
आज के टाइम पे नोएडा में सैमसंग की अच्छा जो ठीक है, डिस्प्ले आप मैन्युफैक्चरिंग की आप कंपनी दोनों है, वो लोग सबसे बड़ी नोएडा आप में दोनों लगने लोग वाली है। युवा पत्रकार युवा प्रवक्ता है। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, क्या हमको धर्म जाति से उठकर राजनीति विषय पर चर्चा नहीं करना चाहिए? हमको हॉस्पिटैलिटी पे चर्चा नहीं करनी चाहिए? हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा नहीं करना चाहिए? हमको कैसे विश्व में अपना नाम आगे करना है, इस पर हमको चर्चा नहीं करना चाहिए? हम भी वही घिसे पिटे पुराने राजनेताओं की तरह वही धर्म के इर्द गिर्द घूम रहे। क्या परिपाटी चेंज नहीं होना चाहिए? आप दोनों को लगता नहीं है? जी मैं जवाब दूं पहले? हाँ चलिए ठीक है, आस्था जी पहले आप दीजिए, फिर इसके बाद ऋचा जी आप बोलिएगा। बिल्कुल परिपाटी चेंज होनी चाहिए। हम यही तो चाहते हैं कि मोदी जी ने जो 10 साल में कार्य किया वो आकर के उस पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आखिर क्यों उनको बीच में भाषण में अपने मुस्लिमों की बात करनी पड़ जाती है? आखिर क्यों वो मंगलसूत्र की बात करते हैं? और ये तो छोड़िए, भैंस तक पे आ गए प्रधानमंत्री। ये तो नहीं होना चाहिए ना। ये उनको करने पर मजबूर इसलिए हुए हैं क्योंकि 10 साल में उन्होंने काम नहीं किया जनता के लिए, बल्कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के थ्रू चंदा वसूला, और जिससे चंदा वसूला उसको या तो धंधा दिया या फिर जिससे ईडी के छापे पड़े थे उसने चंदा वसूल लिया। तो उनको आकर के इस पे जवाब देना चाहिए था, ना कि उनको क्या कहते हैं मंगलसूत्र और मुसलमानों की बात करनी चाहिए थी। आज तो वो कर रहे हैं ना, हमें तो मजबूरन उनकी बात पे आकर के थोड़ा सा जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि भाई हमारे मैनिफेस्टो में इस तरह की कोई चीज नहीं है क्योंकि आप हमारे मैनिफेस्टो के बारे में गलत बातें फैला रहे हो। ठीक है, आप ठीक है आस्था जी, आप इतना बढ़िया बात कर रही हैं, ऐसी बात है। ठीक है आस्था तिवारी जी, एक बात बताइए, आप इतना अच्छी बातें कर रही, बढ़िया बात, बड़ी बात कर रही हैं, तो लोग कांग्रेस को छोड़ के जा क्यों रहे? भारतीय जनता पार्टी में शामिल क्यों हो रहे? कभी इस पर आत्ममंथन चिंतन किया गया आपने? आस्था जी चलिए ठीक है, लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ऋचा राजपूत आप सुन पा रही हैं? जी जी, जैसे आपने एक लाइन बोली, बहुत अच्छी लाइन बोली कि क्या धर्म की ही राजनीति पे आगे राजनीति चलेगी? बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। देखिए, जहां हम एक तरफ ये राम मंदिर का मुद्दा या फिर सीए एनआरसी, ये कोई नए मुद्दे नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत पहले के ऐसे मुद्दे रहे हैं जो समय मिलने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को प्रमाणित करती आई है। अगर एक तरफ हम राम मंदिर बनाते हैं ना, तो महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण का जो एक बिल था, जो पेंडिंग था, उसको पारित कराने का काम किया है तो हमारी भाजपा सरकार ने किया है। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था ऐसे हवा में तो हम नहीं बन गए होंगे। हर राज्य में आईएम बन रहा है, उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट करने आ रही है, तो आप ये बताइए, जिसपे आपको भरोसा नहीं होगा उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। इतने आवास बने हैं, किस तरीके से एक गरीब के घर के ऊपर पक्की छत है, सबको उज्ज्वला आवास मिले, तो ये सब क्या तरक्की में नहीं आता है? जिस तरीके से आयुष्मान भारत से लोगों को मेडिकल लाभ मिल रहा है, करोड़ों लोगों के नल से पानी आ रहा है। एक समय था जहां पर जिले डिसाइड होते थे कि इन जिलों पे ही बिजली आती थी। हमारे यहाँ केवल ईद वाले दिन पूरे दिन पानी आता था। मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ, बुंदेलखंड साइड से, अब इस तरीके, और 0 बम धमाके पहले जगह जगह लिखा होता था, ये मत छूना, वो मत छूना, बम फट जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन की तरफ किसी ने अगर, और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से भारत काम कर रहा है, विश्व की तारीफ कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता है कि जो विदेशी शक्तियों की ताकत से ये जो कंपनी कहूंगी मैं इनको, जो चल रही है इंडिया अलायंस, इनको ये कब समझ आएगा कि आपको कभी भी ये धर्म, हिंदू मुसलमान, अगर किसी को पक्का घर मिला है तो उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे वो धर्म विशेष का हो, क्या उसको उस योजना का लाभ नहीं मिला? किसी का नाम देख के तो योजना नहीं दी गई है ना। बिल्कुल आस्था, एक सवाल, किसी का नाम देकर के आप योजना दे ना दें, ठीक है, अगर आप योजना किसको दे रहे हैं आपको ये देखना चाहिए कि झारखंड आस्था तिवारी, मैं सवाल एक पूछ लूं, आस्था तिवारी एक सवाल पूछ लूं आपसे। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आपकी आवाज आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि आपसे एक सवाल पूछ लूं, फिर उसका जवाब पूछ लीजिए। मेरा सवाल ये, देखिए अब 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, 10 साल मोदी जी ने भी राज किया है, और आपकी हो सकती कोई खामियां रही हो, इसलिए 2014 में आपकी सरकार चली गई। क्या आपको नहीं लगता कि इन 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने, जो अलायंस की टीम थी, उसने एक भी अच्छा काम नहीं किया जिसको कांग्रेस अप्रिशिएट करती हो? कोई ऐसा एक है, आपको ऐसा लगता है? एक ही जुड़ा दीजिए। देखिए, क्योंकि ये महिलाओं की बात कर रही थी तो मैं पहले बात करूंगी कि इन्होंने महिला आरक्षण बिल लाया, ठीक है, और उसको, क्योंकि पहल तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार की ही हुआ करती थी, ठीक है। अब आज उन्होंने इसको क्लेम करने के लिए बेशक उसको अपने सरकार ने पास किया, उसका स्वागत है, मगर उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि परसीमन कराया जाएगा, फिर महिला आरक्षण होगा। अरे भाई, इस चुनाव में क्यों परसीमन नहीं करा लिया? पहले से तैयारी क्यों नहीं थी आपकी कि आप तैयारी करते और उसको 2024 के अच्छा, ट्रिपल तलाक बीजेपी सरकार ने खत्म कराया, इसको अप्रिशिएट करेंगी क्या? जी क्या कह रहे हैं?
ट्रिपल तलाक बीजेपी के राज में ही खत्म किया गया, इसको क्या अप्रिशिएट करेंगे? इसमें भी कुछ लोचा है। जिस बात को सुप्रीम कोर्ट खारिज करता है उस बात को मैं क्या कहते हैं, उस बात पे मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी कमेंट पर अपना कमेंट नहीं दूंगी। ठीक है, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गलत है वो गलत है। अच्छा, अनुच्छेद 370 हट गए। जो न्यायालय का फैसला है, जो न्यायालय का फैसला है, अच्छा ठीक है, हम उसका सम्मान करते हैं। मैं इस पे आपको इस पर तर्क दूंगा, मैं पूछूंगा सवाल। और मैं इन सब चीजों से ज्यादा बात करना चाहती हूँ कि अगर महिलाओं की बात कर रही है तो भाई बिल्किस बानो के अपराधी को क्यों रिहा किया गया? गुजरात सरकार का फैसला था ना, गुजरात गवर्नमेंट का फैसला था, उनकी न्यायालय का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगानी पड़ी उनको कि इस तरह के फैसले को नहीं माना जाएगा। ये किसके राज में हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हुआ है ना। ठीक है, और आप जब बात करते हैं तो आप बताइए ना, प्रज्वल रेवन्ना का क्या चल रहा है? प्रज्वल रेवन्ना कहाँ है? कहाँ छुपा बैठा हुआ है? किसकी शय पर छुपा बैठा हुआ है? जो 400 से ज्यादा महिलाओं का रेप करता है, उसके वीडियो बनाता है, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? उस पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक मुझे लगता था आज तो निष्पक्ष बोलेंगी आस्था तिवारी, मुझे लगा मुस्लिम महिलाओं का दर्द आप समझेंगी ना, लेकिन आपने भी राजनीतिक रोटी सेक दी। आस्था तिवारी, मुझे लग रहा था कि आप मुस्लिम महिलाओं का दर्द समझेंगी, उन बहन बेटियों की दर्द समझेंगे जिन्हें छोटी छोटी बातों के लिए ट्रिपल तलाक दे दिया जाता था, फिर इसके बाद हलाला जैसा कुरीति जो है उसको लाया जाता। शायद एक महिलाओं के, मुझे लगता था उस दर्द को आप समझती, लेकिन आपने भी इस पे राजनीतिक रोटी सेक दी। मैं आपसे क्या कह रही हूँ? मैं किसी राजनीतिक बात का जवाब ही नहीं दे रही हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, ये ठीक था कि नहीं? अच्छा, बीजेपी की पहल अच्छी है कि नहीं? राजनीति से उठ के बात कीजिए ना, राजनीति से उठ के बात कीजिए। क्या ये बीजेपी ने जो पहल की ठीक ठीक नहीं? मेरा काम है विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी मतलब सिर्फ विरोध करना, विपक्ष के नाते सिर्फ विरोध। अच्छा भी काम किया, उसका विरोध। चलिए ठीक है, गलत किया है जो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऋचा राजपूत, ठीक है, ठीक है, विपक्ष के नाते ये क्या कौन सा नैरेटिव है? अच्छा काम किया उसका भी विरोध करना, ये कोई बात नहीं, अच्छा को अच्छा कहने की आदत डालना चाहिए। ठीक है, बहुत मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं उस पार्टी से आती हूँ जिसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, जो चुनाव हारने के बाद ये कहते हैं कि आज का खाना मेरे घर में नहीं बनाएंगे, विपक्ष जीता है उसके घर में खाना खाने चलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उस पार्टी के नेतृत्व में काम कर रही हूँ। दूसरा, इन्होंने ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, तो जो मैंने शाह बानो जी का नाम लिया है ना आस्था जी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 79 रुपए भत्ता देना तय किया था। जवाब दीजिए ना मैडम। अब मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं उस पर भी जवाब दे दूंगी। ठीक है, देखिए, चाहे किसी भी समुदाय की महिला हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे उसको भारतीय जनता पार्टी का कोई इसका शोषण करे, चाहे वो समाजवादी पार्टी का शोषण करे, चाहे वो कांग्रेस का करे, सबकी मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। लेकिन ये कहने की आप भी हिम्मत रखिए, जब शाह बानो की बात आती है, 80 रुपए भत्ता आपने उसको हर्जाना नहीं दिया, और आप ये मंच पे जाके कहते हैं कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला बदल दूंगा और मैं संविधान भी बदलूंगा, और आपने वैसा किया एक समुदाय को खुश करने के लिए। जब सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि मंडी में क्या रेट चल रहा है, तो आपको उसके लिए बोलना चाहिए। जिस इंडिया अलायंस के साथ आप घूम रहे हैं, उन्होंने मायावती जी के संग जब गेस्ट हाउस कांड किया, उस मानसिकता वालों के साथ आप हाथों में हाथ डाल के कहते हैं और बात करते हैं रेवन्ना की। रेवन्ना पे तो पूरी कार्रवाई होगी। ऐसा कौन सा आदमी भारतीय जनता पार्टी पे जिस पे कार्रवाई नहीं हो रही है? आप इसका जवाब मुझे दीजिएगा। दूसरा, आप महिलाओं की, ऐसा कौन से लोग हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई नहीं हो रही है? मैं उसको बताती हूँ। ब्रिजभूषण सिंह, उनके बेटे को आपको क्या लगता है? एक मिनट, कार्रवाई नहीं हुई। आपको क्या लगता है उनको सबसे पहले कुश्ती बोर्ड के अध्यक्ष के पद से हटाया गया है, उनका टिकट नहीं हुआ? आप क्या कहना चाहते हैं? तो मुझे बताइए ना, एक मिनट, आप बताइए ना, राहुल गांधी जी की क्या योग्यता है? एक मिनट, राहुल गांधी जी की क्या योग्यता है कि वो बार बार चुनाव लड़ रहे हैं? आप बताइए ना। अगर वो सोनिया गांधी के पुत्र नहीं होते तो ब्लॉक प्रमुख का भी, ब्लॉक प्रमुख छोड़िए, बूथ स्तर का भी चुनाव जीतने की उनकी क्षमता है। चले ठीक है, आप लोगों के पास में आऊंगा। आगरा से हमारे सहयोगी ने बुजुर्ग महिला से बातचीत की है, जिन्होंने वोट करने के दरमियान हमारे सहयोगी ने बातचीत की। क्या कुछ महिला का कहना है, सुनिए। इस समय हम आगरा के एक बूथ पर आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र के पर्व पर कहीं ना कहीं एक जोश देखा जा सकता है वोटर्स में। आप देख सकते हैं व्हील चेयर पर भी वोट डालने आपने अपना वोट डाला? जी हाँ। अच्छा, वोट डाल के आप आए हैं? कोई परेशानी किसी प्रकार की? कुछ कोई दिक्कत नहीं। और भी आपने अपना वोट डाला? कितनी उम्र हो गया? वोट डाला है, 76 वर्ष की उम्र है और बड़े आराम से डाल लिया, कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई लाइनें नहीं लगी। सोचा आपने वोट डालने से पहले? कई सारे वोट आपने पहले भी डाले होंगे, कई लोग पूरी जिंदगी हो गई वोट। क्या विचार किया कि इस मुद्दे को लेकर वोट देना चाहिए? भाई मेरे तो 3 ही मुद्दे हैं। पहली, एजुकेशन सस्ती करो, एजुकेशन सस्ती होगी। दूसरी,
दवा इलाज का हिसाब बहुत सस्ता करो, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन सस्ता करो। अगर ये 3 चीजें दे पाओ, और नौकरियां जिन्हें नहीं है वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल साहब, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की बात की उन्होंने, ट्रांसपोर्टेशन की बात की, ये सस्ती होनी चाहिए। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके जोश को आप देख सकते हैं कि इस लोकतंत्र के पर्व में अपना भागीदारी कर रहे हैं, यहाँ पहुंचे हैं, व्हील चेयर पर वोट डाला है। यहाँ संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। तो हमारे साथ दो खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी बातें, अपने अपने तथ्य रख रहे हैं। आस्था तिवारी कांग्रेस से प्रवक्ता हैं और ऋचा राजपूत बीजेपी से प्रवक्ता हैं। चलिए ऋचा जी, आपकी बात कुछ अधूरी रह गई थी, आप उसको कंप्लीट कीजिए, फिर आस्था जी मैं आपके पास आता हूँ। जैसे अभी मैंने क्लिप सुनी आपकी, देखिए चाहे वो 70 साल का हो चाहे 76 साल का हो, सब लोग बहुत शांतिपूर्वक तरीके से वोट डाल के आ रहे हैं। जो ये बीच बीच में चुनाव के ये जो चिंगारी सुलगाई जाती है किसी भी दो जातियों को लड़ा के या धर्मों को लड़ा के, ये सब केवल अराजकता फैलाने के लिए होता है। अब एक जो सीट है संभल, आपको पता है संभल में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर है। आपने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी अराजकता फैलाती है। अरे अब आप ही, अब आपके मुंह में मेरी जुबान है तो मैं क्या करूं, आप कुछ भी बोलती हैं। नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए देखिए, जो संभल लोकसभा है वहां से सफीकुर रहमान जी के पोते लड़ रहे हैं। आपको पता है सफीकुर रहमान ये वही है, सफीकुर रहमान जी वही है जो संसद में शपथ लेते वक्त कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। और उन्होंने ये कहा था कि राम का तो कोई अस्तित्व नहीं है, राम राज्य तो जीवन में नहीं आएगा। और फिर आप कहते हैं कि क्यों हम धर्म विशेष की राजनीति करते हैं। अब आप भारत में रह के, हम हिंदुस्तानी हिंदू होके जब हमारा अधिकार हमसे छीना जाएगा, आप खुले मंच से कहेंगे कि हम हिंदुओं की जड़ जोरू और जमीन को छीन लेंगे, तो आप ये बोलेंगे कि हम अपने अधिकार की बात ना करें, तो हम अपने अधिकार की बात करेंगे। अब ये बताइए, संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली ये वो जगह जहां पर 2010 और 2012 में भयंकर दंगे हुए थे, जहां पर ना समाजवादी पार्टी ना कांग्रेस ने बरेली जनता के साथ नहीं खड़ी हुई थी। और जो वहां का तौकीर रजा जो अपराधी था उसको खुलेआम संरक्षण दिया गया था। इस लोकसभाओं ने वो समय देखा है ना। अब जो परिवर्तन की बयार आएगी उसका रिजल्ट आपको 4 जून को दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल, 4 जून को इसका बयार देखने को मिलेगा। आस्था जी, ऐसा है क्या अच्छे परिणाम आएंगे, कांग्रेस की भी अच्छे दिन आएंगे? परिणाम तो पूरे देश के लिए अच्छे आएंगे, और मैं कहती हूँ इंडिया के लिए अच्छे आएंगे। ठीक है, भारत दैट इज इंडिया जो कहा जाता है, परिणाम उसके लिए अच्छे आएंगे। ठीक, दूसरी बात जो मेरी बात अधूरी रह गई थी, वो पूछ रही थी कि किसको किसको संरक्षण दिया भारतीय जनता पार्टी ने। रेड्डी ब्रदर्स का नाम आप जानती हैं, रेड्डी ब्रदर्स, TH सुरेश बाबू, V सिद्धारमलू, साई कुमार, सन्ना करियप्पा। ठीक है, ये सिर्फ भ्रष्टाचारी नहीं है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जिस वॉशिंग मशीन लगी हुई है, उस वॉशिंग मशीन में धुले हुए ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के कैंडिडेट। दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री ने कितना विश्व पटल पर नाम रोशन किया है, उसका नतीजा है कि आज नेपाल। नहीं, आस्था तिवारी, आपने होमवर्क अच्छा किया है, बहुत बहुत अच्छी बात है, आपने होमवर्क अच्छा किया है। नहीं, आस्था तिवारी जी, ठीक है, नेपाल अपने देश के नोट पे छापता है। नहीं, आस्था तिवारी, मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और ये मुझे लगता है कि आप बेहतर जवाब दे सकती हैं, इसलिए ये सवाल चुभते हुए सवाल है, लेकिन इसके जवाब चाहिए। कांग्रेस इतना अच्छा काम कर रही है, इंडिया गठबंधन इतना अच्छा काम कर रहा है, तो कांग्रेस को लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी दामन क्यों थाम ले रहे हैं चुनाव से पहले? क्या रोकना नहीं चाहिए था? और एक सवाल इसी डिबेट के बीच में आया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ी कहीं से चुनाव, जो कि ऋचा ने ये सवाल किया था, इसका जवाब प्लीज दीजिए। देखिए, प्रियंका गांधी जी का चुनाव लड़ना और ना लड़ना, पहली चीज तो उनकी इच्छा है, और दूसरी एक राजनीतिक कारणों से ही इस तरह के कोई फैसले लिए जाते हैं कि कैंडिडेट हमें कहां से किसको लड़ाना। ठीक है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी संगठन की महासचिव हैं, उनके पास इस समय और भी कई सारे रोल्स हैं अटेंड करने को, जिसके कारण उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है, और यहाँ पर प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ रही हैं या नहीं लड़ रही हैं, ये इस चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए। इस चुनाव का मुद्दा रोजगार, महंगाई जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बढ़ी। अभी जिनकी आपने बाइट सुनाई, एक आम नागरिक जो कह रहे थे कि भाई एजुकेशन सस्ती कर दो, स्वास्थ्य खर्चा मतलब स्वास्थ्य का खर्चा सस्ता कर दो। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक डेटा के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि पिछले 10 साल में इलाज महंगा हो गया है। जो स्वास्थ्य बीमा का खर्चा होता है प्रति व्यक्ति पर, वो 8,000 से 600 रुपए से भी ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक, आप देश विदेश, मतलब आप यही कहना चाह रही हैं कि डाटा चाहिए कि आटा चाहिए इस जनरेशन को, यही बात है। चलिए, इसका जवाब आप दीजिए ऋचा जी। पता चाहिए क्या?
डाटा या आटा? डाटा मतलब सिर्फ हम डेटा दे रहे हैं, और आटा मतलब जिससे हमारा घर चलेगा, हम खाना खाएंगे, रोटी खाएंगे। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ऋचा जी आप जवाब दें। जब इस देश में महिलाओं को महालक्ष्मी जैसी योजना का फायदा मिलेगा, तो उनको जिस तरह का फायदा होगा उनके घर में, उनके परिवार चलाने में जिस तरह की सहायता होगी, वो देखने वाली होगी। जब इस देश के 30 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा, तो युवाओं की जिंदगी बेहतर होगी। ये तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन आप ये नहीं बता रही कांग्रेस छोड़ के लोग गए क्यों? एक साल की अप्रेंटिसशिप देंगे, तब लोगों की मदद अरे होगी। मेरी बात तो सुनिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी के भी आपके यहाँ से लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, बीजेपी गुलदस्ता लेके खड़ी है। कांग्रेस ज्वाइन की। आप सुनिए, इसका जवाब दे दीजिए। आप लोग, आपके यहाँ से सब छोड़ छोड़ के कांग्रेस पार्टी जा रहे हैं, बीजेपी गुलदस्ता लेके खड़ी है मोस्ट वेलकम कहने के लिए। इधर से छोड़े, उधर से मोस्ट वेलकम वो ऐसे सारे लोगों को कहती है जिनके पास, मतलब जिनके पास तो वैसे भी वॉशिंग मशीन है, जिसके भी ऊपर कोई भी आरोप होता है उसको लगा के, किसी भी पार्टी से आ रहा हो, कांग्रेस ही क्यों, किसी भी पार्टी से आ रहा हो, उसके दाग धुलते हैं और उसको अपने यहाँ स्वीकार कर लेते हैं। मतलब दागी थे क्या लोग? छोड़ करके जाना है, पार्टी हमेशा यही कहती है कि जिसे पार्टी को छोड़कर जाना है, ठीक है, जिसने एक बार मन बना लिया कि उसे पार्टी को छोड़ करके जाना है, जो हमारी विचारधारा में यकीन नहीं करता, जो इस देश की इस लड़ाई में एक बात और, चलिए ठीक है, आप कह रही हैं, जो यहाँ पर साथ है वो मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। आस्था जी आप कह रहे हैं जो दागी हैं वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और उनके पास वॉशिंग मशीन है साफ करके, तो अगर दागी हैं तो आपने इतने दिन तक क्यों रखा? चलिए मैं इसका जवाब लूंगा। एक ब्रेकिंग आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ही आपको बता दें कि दर्शकों तक पहुंचा दे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। अहम जानकारी तो आपको बता दें कि यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। तो ये बड़ी जानकारी, शाम 5 बजे तक 56.19% मतदान हुई है। इसके बाद हाथरस की बात करें 5 बजे तक 53.48% वोटिंग हुई है। बड़ी जानकारी, मुरादाबाद में 5 बजे तक 64.53% वोटिंग हुई है। यानी पिछले चुनाव की अगर बात करें वोटिंग दरमियान, इस बार बढ़े हैं परसेंटेज। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। तो यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। अब ज्यादा वक्त नहीं बचे हैं, लगभग 5:45 हो रहे हैं, 6 बजे तक मतदान होंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं। आस्था तिवारी कांग्रेस से प्रवक्ता हैं और ऋचा राजपूत जो है वो बीजेपी प्रवक्ता हैं। चलिए ऋचा जी ये बताइए कि पिछली बार के कंपैरिजन में अब वोट प्रतिशत बढ़े, अब थोड़े वक्त बचे हैं, अगर देखा जाए तो अभी 5:46 हो रहे हैं, 6 बजे तक मतदान होंगे। क्या मान के चला जाए 2 चरणों के अपेक्षा इस बार मतदान बहुत ज्यादा होंगे तीसरे चरण में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में वोट डालना एक बहुत नैतिक जिम्मेदारी होती है, और ये भी बात सच है कि जो पिछले 2 चरण गए हैं उनमें वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, जो एक चिंता का विषय है। और ये शायद चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा कि किसकी कहां पर क्या कमी रह गई है। और जो तीसरा चरण है, ये देख के अच्छा लग रहा है कि लोग अपने लिए इतना सोच रहे हैं। और ये देखिए, जो मैंने आपको एक चीज पहले भी बोली थी, जो ये चुनाव की लोकसभा है ये बहुत मजबूत लोकसभा है। ये ना किसी पार्टियों को डिसाइडिंग, मतलब कहते हैं ना, वोट डिसाइड करने वाली लोकसभा है जहां पर ये चुनाव होने वाला है। संभल हुआ, एटा हुआ, इटावा हुआ, मैनपुरी हुआ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा है। दूसरा, इन्होंने, आस्था जी ने ये कहा था कि ये ऐसी कौन सी भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, तो आस्था जी इस बात को तो मानती है ना कि जो भी हमारे पास चीज आ रही है वो कहीं ना कहीं गंदी तो जरूर है, तभी उसको साफ करना पड़ रहा है। दूसरा, आपने महंगाई की बात करी, आपको पता है कि क्या बोली? हाँ, आप कंप्लीट कीजिए बात को। जी, मैं एक आंकड़ा बताती हूँ, उसको आप गूगल करिएगा। आपको पता है कि हमारे भारत में कभी भी महंगाई दर 2 डिजिट में नहीं गई है। ये एक बार गई थी 2010 और 2011 में, जब ये महंगाई डिजिट 9.56% थी, ये 2 डिजिट में पहुंची थी। आपको पता है कोविड में भी भारत कभी 6% से ऊपर नहीं गया है। ये जो 2 डिजिट में है वो आपकी यूपी सरकार में है। और दूसरा, आपको पता है कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में हमारे यहाँ जो एक, आप जो दर की बात कर रही है ना, वो 10 वर्षों में 12वें से 11वें नंबर पे ला पाई थी, जो अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पे है। दूसरा, आपने बहुत लंबी फेयर लिस्ट गिनाई मुझे मेरे यहाँ के लोगों के बारे में। आपको नेशनल हेराल्ड घोटाला पता है, जिसपे जमानत पे आपके सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी बाहर हैं? वो एक ऐसी पार्टी है जो अपने ही मद में इतनी अंधी हो चुकी है, जिनको स्वयं ये लगता है कि गांधी नाम पे उनका कॉपीराइट है। आपको ये लगता है, जिस तरह देखिए, कांग्रेस पार्टी जो पहले थी ना, उसने एक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड करके एक कंपनी शुरू की थी 1938 में।
और जो 3 पेपर निकालती थी, पहला नेशनल हेराल्ड था, दूसरा नवजीवन था, तीसरा कौमी आवाज था, लेकिन ये 2008 में बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें 90 करोड़ के आसपास का लोन मतलब कर्जा चढ़ गया था। तो इस मौके का फायदा उठा के सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने इसमें 1 करोड़ रुपए और लगा के इस कंपनी को अपने नाम कर लिया, जिसमें 38% दोनों माँ बेटों की भागीदारी है। जब ये मामला कोर्ट पे पहुंचा तो दोनों पे केस चला और दोनों जमानत पे बाहर है। ठीक है, तो इस केस के बारे में एक बार आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा, आप जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूं, किसी पर्टिकुलर समुदाय को खाने की आजादी देना, पहनने की आजादी देना, क्या आपको लगता है भारत में पहनने की आजादी पे रोक है, खाने की आजादी पे रोक है? को मिल रही है ऐसी चीज? किस समुदाय आपको मैनिफेस्टो में आपने सुनिए, आप लोग तो अब आप बीच में बोल रही हैं। देखिए, आपके ही सुनिए आपके मन में नहीं, ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा। तो मेरी मजबूरी होगी कि मैं बीच में बोलूं। नहीं, ठीक है, आप दोनों मजबूर नहीं है, आप अपनी बात रखने के लिए फ्री है, आपको पूरा मौका दूंगा। नहीं, आप दोनों में कोई मजबूर नहीं है। मुसलमानों का पहला अधिकार है, और पता है ये लोग इस बात को मानते नहीं है। नहीं, आप ये सुनिए, इस बात को नहीं मानती। जब चलिए अभी आप आस्था जी जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, आप अच्छा बोल दीजिए। आप मजबूर नहीं है, आप मजबूर हम नहीं करते हैं किसी को। आप बोले क्या कहना चाह रही हैं आस्था तिवारी? देखिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप राहुल गांधी सोनिया गांधी जी की बात कर रहे हैं। आपने कितने घंटों की पूछताछ करी उनसे? आप उसका नतीजा बताते ना। आपको लग रहा है उन्होंने घोटाला किया था, आप उनको जेल में डाल देते। आप जेल में नहीं डाल पाए ना। कौन होते हैं जेल में डालने वाले? आप जमानत पे बाहर है, क्लीन चिट नहीं मिली है, जमानत पे बाहर है। क्लीन चिट भी मिल जाएगी मैडम, क्योंकि जिस तरीके से उस दिन हम बोलना बंद कर देंगे, उस दिन हम अरे आप अपने घोटाले की बात कर रही हैं। हम बता रहे ना, जिस तरीके से 2G घोटाला जिसका आप लोगों ने जिक्र किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा तो कोई घोटाला ही नहीं था, तो जिस तरीके से वो कोई घोटाला नहीं निकला, इस तरीके से ये भी कोई घोटाला नहीं है। ये आप तो लोगों की फैलाया हुआ एक षड्यंत्र है। जिस तरीके से आप टेक्निकली हम लोगों को परेशान करना चाहते हो, मगर आपको बता दो कि सच्चे जो है ना वो परेशान हो, मगर पराजित नहीं हो 2G घोटाला नहीं हुआ था आस्था। आस्था तिवारी जी, 2G घोटाला नहीं था, कोल घोटाला नहीं था, कॉमनवेल्थ 2G घोटाला नहीं था, कोल घोटाला नहीं था, कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं था, भूपोष घोटाला नहीं था। कहाँ से आया ये सब? लेकर के क्या कहा मुझे ये बताइए। ए से लेकर जेड तक के घोटाले हैं कांग्रेस के। सुप्रीम अच्छा, मतलब कांग्रेस बहुत पाक साफ पार्टी है। ठीक है, मैं इस पर मैं ये आपका व्यक्तिगत राय हो सकता है। और आप अपने व्यक्तिगत राय नहीं रख रही हो, मैं सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, जब फैसला आया स्टेटमेंट, उसमें यही कहा गया कि इस तरह का कोई घोटाला एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पर क्यों नहीं बोलती? आपको बहुत ज्यादा घोटाला। अच्छा, एक बात बताइए, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की शुरुआत करने वाली आपकी कांग्रेस की पार्टी है। आपके बड़े नेता राहुल गांधी, मैं पारदर्शी का वो नाम भाई। अरे मैं एकदम अच्छा, राहुल गांधी आपके बड़े नेता नहीं है। अगर मैं कह दूंगा छोटे नेता तभी आप भड़क जाएंगे। मैं तो बड़े नेता कह रहा हूँ, मैं तो कहूंगा ना बड़े नेता। राहुल गांधी बड़े नेता है ना, छोटा नेता कह नहीं सकता। मेरी भी बात देता है। राहुल गांधी जी के बड़े नेता होने की बात कहाँ सही? मैंने तो मैं मेरी बात सुनो। सवाल आपने पूछा, सुना नहीं आपने, तुरंत उस पे काउंटर कर दिया। पहले सवाल तो सुनिए। हाँ, सवाल मेरा ये था कि जब इससे पहले राहुल गांधी जी कहते थे चौकीदार चोर है, फिर इसके बाद माफी मांगे, फिर इसके बाद राफेल घोटाले को लेकर आए, फिर उससे भी बात नहीं बना, फिर अडानी अंबानी का मुद्दा लेकर आए। लेकिन जनता सोचती है कि साहब मेरे बारे में आप नहीं बात करते, हमारे रोटी कपड़ा मकान के बारे में नहीं बात करते। क्यों ऐसा? क्यों हम जनता इसीलिए डिस्कनेक्ट हो रही क्या कांग्रेस से? इसका जवाब देखिए। राहुल गांधी, पहली बात कि राहुल गांधी ने राफेल घोटाले की बात करी, जबकि घोटाला है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका यही कहा कि इसकी जेसीबी की जांच संसद को बिठानी चाहिए, वो सरकार डिसीजन लेगी। सरकार क्यों नहीं डिसीजन ले रही है? सरकार दरअसल अपने घोटाले को छुपाना चाहती है। ठीक है, राहुल गांधी ने बताया कि अडानी की बात करी। आप बताते ना कि 20,000 करोड़ किसकी शेल कंपनियां है भाई? जिसका पैसा है वो किसके नाम की शेल कंपनियां हैं? फिर आप बताइए कि 16,000 करोड़ से ज्यादा अमाउंट। खैर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं है, आज का दिन जो है वो वोटिंग का है। मुझे लग रहा था वोटिंग पर आप बात करते, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए फाइनल कमेंट दे दीजिए, कम शब्दों में। वोटिंग का कुछ समय बाकी है, ठीक है। खूब आरोप लगाया आस्था आपने, और ऋचा जी आपने भी खूब सारे आरोप लगाए, और आरोप प्रत्यारोप की खूब राजनीति हुई। एक फाइनल कमेंट कब शब्दों में दे दीजिए कि अभी कुछ समय बचे हैं वोटिंग के लिए। उन मतदाताओं से अगर कुछ कहना चाहती तो कह दीजिए, नहीं तो आरोप प्रत्यारोप तो हम बहुत लंबी फहरिस्त है, 4-5 घंटे डिबेट करते रह जाएं, लेकिन अभी उसका कोई पार नहीं पाने वाला है।
मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर जनता से हमारा कनेक्ट ना होता, अगर राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा ना करते, उनसे बात ना करते, तो इस तरह का मैनिफेस्टो न ला पाते। हमने वादा किया है इस देश की जनता से कि हम उनको एमएसपी की गारंटी देंगे। सारे चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, ऋचा जी आपका भी, आस्था जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त ये आपको बता दें कि मतदान से जुड़ी हुई लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त देख पा रहे हैं आप, यूपी की 10 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। बड़ी खबर देख पा रहे हैं आप, शाम 5 बजे तक करीब 55.13% वोटिंग हुई है। मतदान जारी है। संभल में 5 बजे तक 61.10% मतदान हुई है, वोटिंग हुई है। बड़ी जानकारी आगरा में 5 बजे तक 51.53% मतदान हुआ है। बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप, अभी भी मतदान जारी है। अब 5-6 बजे के बाद वही लोग मतदान कर सकते हैं जिनकी एंट्री हो गई है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। यूपी की 10 लोकसभा सीटों की हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार मतदान जारी है। अब 6 बजने वाले हैं और अब वही लोग वोटिंग कर पाएंगे जो अब एंट्री कर चुके हैं। अगर आपने भी वोटिंग नहीं की है तो वोट जल्दी जल्दी कर ले। किस्सा कुर्सी का लगातार जारी है।